हेलो, दिस इज कमलेश आहूजा सर की केमिस्ट्री क्लास। प्रीवियस क्लास में हमने इक्विलिब्रियम डिस्कस किया था और ये क्लियर है कि किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन में जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल्स टू बैकवर्ड हो जाता है तो उसको हम उस स्टेट को हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट बोलते हैं। और इक्विलिब्रियम पर जिस स्पीड से रिएक्टेंट गायब होते हैं उसी स्पीड से रिएक्टेंट बनते हैं। इसी तरह से इक्विलिब्रियम पे जिस स्पीड से प्रोडक्ट गायब होते हैं उसी स्पीड से बनते हैं। यानी आपको कोई पूछे कि एट इक्विलिब्रियम तो फॉर्मेशन रेट ऑफ रिएक्टेंट इक्वल्स टू डिसअपियरेंस रेट ऑफ रिएक्टेंट, करेक्ट। प्रोडक्ट के लिए फॉर्मेशन रेट ऑफ प्रोडक्ट इक्वल्स टू डिसअपियरेंस रेट ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये होता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि N2 प्लस थ्राइस S2 गिव्स 2NH3। तो इसमें क्या होगा, इसमें N2 प्लस थ्राइस S2 जो मैंने बताया था आपको इस तरह से करके N2 और ये 3S2 आपस में कंबाइन करके 2NH3 बनाएंगे। लेकिन जैसे ही 1 मोल N2 3 मोल S2 से कंबाइन करके 2NH3 बनाएगा तो उसी समय 2NH3 1 मोल N2 और 3 मोल S2 में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी 1 मोल N2 और 3 मोल S2 कंबाइन करके 2 मोल NH3 बनाएंगे तो 2 मोल NH3 1 मोल N2 और 3 मोल S2 बना देंगे। तो आप देख लो, जिस स्पीड से यहाँ पर रिएक्टेंट गायब हुआ उसी स्पीड से रिएक्टेंट बन गया, यहाँ पर भी जिस स्पीड से प्रोडक्ट बना उसी स्पीड से गायब हो गया। तो ये देखो, ये रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल्स टू बैकवर्ड होती है। हम इस स्टेट को इक्विलिब्रियम स्टेट बोलते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो मैंने बताया था कि जब प्योर लिक्विड हो या कोई गैस 1 एटमॉस्फेयर या 1 बार प्रेशर पर हो और सॉलिड हो, उसका हम एक्टिव मास 1 कंसीडर करते हैं। और उसके बारे में हमने ये डिस्कशन कर लिया था कि जैसे ये कैल्शियम, ये जैसे रिएक्शंस हैं, तो इन रिएक्शंस के अंदर जो सॉलिड हैं उनका एक्टिव मास 1 लेना है। और इस तरह के इक्विलिब्रियम जिसमें एक से ज्यादा फिजिकल स्टेट होती है उसको हम हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम बोलते हैं। ये हेट्रोजीनियस रिएक्शन है और जब इसमें इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है तो उसको हम हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रिया कहते हैं। जैसे ये अगर मैं इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखूं तो Kc इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ओनली एक्टिव मास ऑफ CO2, सॉलिड को हटा दिया जाएगा। अब इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे ये रिएक्शन है, ये वाला रिएक्शन है कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड गिव्स कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड प्लस CO2। तो अब इसमें है ना, इन दोनों, ये दोनों सॉलिड है तो इनका एक्टिव मास 1 है। तो Kc की वैल्यू इन दोनों पे डिपेंड ही नहीं कर रही है। अगर आपको कभी कोई क्वेश्चन दे जाए कि है ना, ये वाला इक्विलिब्रियम में अगर हमको इसके इक्विलिब्रियम में को शिफ्ट करना है या इक्विलिब्रियम को थोड़ा सा चेंज करना है, ठीक है, डिस्टर्ब करना है, तो वो किससे होगा, CO2 से। यानी अगर हमने CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ा दी तो बैकवर्ड रिएक्शन बढ़ जाएगी और CO2 को निकालने लग जाएंगे तो फॉरवर्ड रिएक्शन बढ़ जाएगी। लेकिन अगर आपसे कोई पूछ ले कि ये एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश है और रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है, ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है किसी क्लोज कंटेनर के अंदर, इस क्लोज कंटेनर के अंदर मैंने कैल्शियम कार्बोनेट का कंसंट्रेशन बढ़ा दिया, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी कि रिमेन सेम होगी। यहाँ पर अधिकतर स्टूडेंट ये लिख देते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगी। रॉन्ग आंसर है बेटा ये। अगर ये इक्विलिब्रियम क्लोज कंटेनर के अंदर है और अगर हम इसमें कैल्शियम कार्बोनेट का अमाउंट पहले से तो है लेकिन और ज्यादा बढ़ा दिया, यानी एडिशनल अमाउंट कैल्शियम कार्बोनेट का डाल दिया, तो रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन चेंज नहीं होगी क्योंकि ये सॉलिड है, इसका एक्टिव मास 1 है। तो रेट ऑफ रिएक्शन, ये आप ध्यान रखना, रेट ऑफ रिएक्शन सॉलिड का अमाउंट बढ़ाने या घटाने पे चेंज नहीं होगा। इसी तरह से अगर मैंने इस इक्विलिब्रियम पर कैल्शियम ऑक्साइड का अमाउंट बढ़ा दिया या घटा दिया तो भी रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि Kc के फॉर्मूले में केवल CO2 ही है। तो ये हमेशा ध्यान रखना आप कि किसी भी हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम है और उसमें सॉलिड रिएक्टेंट या सॉलिड प्रोडक्ट है तो उस सॉलिड रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का अमाउंट बढ़ाने या घटाने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और न ही इक्विलिब्रियम का कोई डायरेक्शन इधर उधर होगा, शिफ्ट होगा। यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब अगर हम बात करें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एप्लीकेशंस की, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कब आएगा, जब भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा। तो फर्स्ट पॉइंट यही कह रहा है कि मैं रीड करता जाता हूं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट हैव अटेन्ड देयर इक्विलिब्रियम स्टेट। ठीक है,
जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इक्विलिब्रियम स्टेट पर होंगे तभी केसी होगा। द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। यानी किसी भी रिएक्शन के अंदर हमने जैसे A गिव्स B है, A गिव्स B है और सपोज करो इस इक्वेशन का, इस रिएक्शन का जो केसी का वैल्यू है वो 4 × 10⁻⁻², ठीक है, ये इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू है। अगर हमने 10 मोल पर लीटर लेके रिएक्शन स्टार्ट की तो भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यही आएगा, 100 मोल लेके की तो भी यही आ जाएगा, 400 मोल लेके ली करें तो भी ये होगा। यानी कहने का मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इनिशियल कंसंट्रेशन की वैल्यू पे डिपेंड नहीं करता है। किसी भी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट उसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट having one unique value for a particular reaction represented by a balance equation at a given temperature। यानी किसी भी रिएक्शन का, कोई भी रिएक्शन जो हमने बैलेंस कर दी है, बैलेंस करके जब हम इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड आउट करते हैं तो इसकी केसी की वैल्यू केवल टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। तो टेम्परेचर चेंज होने से केसी की वैल्यू कैसे चेंज होगी, मैं ये अभी इसी क्लास में थोड़ा सा आगे ली चैप्टर प्रिंसिपल में डिस्कस करने वाला हूं। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिवर्स रिएक्शन is equal to the invert of the equilibrium constant for the forward reaction। यानी ये बोल रहा है कि जैसे H2 plus I2 gives 2HI, इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो K1 है और ये क्या हो जाएगा HI का स्क्वायर अपॉन H2 एंड I2। अब ये बोल रहा है कि अगर मैं इसी रिएक्शन को रिवर्स कर दूं, इसी रिएक्शन का रिवर्स फॉर्म क्या हो जाएगा, 2HI gives H2 plus I2। तो ये रिवर्स रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है जिसमें H2 और I2 रिवर्स रिएक्शन ये ऊपर प्रोडक्ट का आ गया और ये HI का स्क्वायर आ गया। अब मैं अगर 1/K2 कर दूं तो ये उल्टा हो जाएगा, ये रिवर्स हो जाएगा। मैंने इसको 1/K2 कर दिया तो ये 1/K2 करने से ये हो जाएगा। तो अब ये 1/K2 करने के बाद ये वाली जो वैल्यू है, ये वैल्यू किसके बराबर है बेटा, ये वाली वैल्यू K1 के बराबर है। तो 1/K2, तो मैं 1/K2 इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूं, K1, क्योंकि ये वैल्यू किसकी है, आप देख लो, ये वैल्यू K1 की है। ठीक है, तो यही बोल रहा है कि 1/K2 इक्वल्स टू K1 या K1 इक्वल्स टू 1/K2। यानी किसी भी रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन है तो उसके रिवर्सिबल रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो उसका इन्वर्ट होगा, K1 1/K2 के बराबर होगा, या फिर K1 इक्वल्स टू 1/K2 के बराबर होगा। किसी भी रिएक्शन के अंदर जो Kc की वैल्यू है, Kc की वैल्यू देखकर हम ये बता सकते हैं कि रिएक्शन किस एक्सटेंट तक हो रही है। ये हमेशा ध्यान रखो बेटा, जो Kc की वैल्यू है वो केवल ये बताती है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कितना बना या कितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ। Kc कभी भी रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता है, वो तो केमिकल काइनेटिक्स में डिस्कशन होता है रेट ऑफ रिएक्शन। तो Kc तो केवल ये बताता है कि रिएक्शन किस एक्सटेंट तक कंप्लीट हो रही है, ठीक है ना, वो ये नहीं बताता है कि ना उसकी रेट ऑफ रिएक्शन क्या है। तो आप कभी भी ये आ जाए कि किसी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ज्यादा है तो आप भूल से आंसर में ये मत लिख देना इसका मतलब उसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा है, नहीं, ठीक है ना। Kc केवल एक्सटेंट बताता है कि रिएक्टेंट का कितना अमाउंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ है। तो इसलिए हम Kc के वैल्यू से क्या प्रिडिक्ट करते हैं, प्रिडिक्टिंग द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, कि रिएक्शन का एक्सटेंट कितना है। आप देख लो Kc की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंट है। तो जनरली जब Kc की वैल्यू 10⁻³ से ज्यादा होती है, Kc की वैल्यू अगर 10⁻³ से ज्यादा है तो डेफिनेटली बहुत सारा प्रोडक्ट बन चुका है, यानी रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम होगा और प्रोडक्ट का बहुत ज्यादा होगा तो Kc की वैल्यू ज्यादा होगी। तो जब Kc की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है तो हम क्या बोलते हैं, ऑलमोस्ट रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया है। और अगर Kc की वैल्यू बहुत कम है, जैसे Kc की वैल्यू ये सेकंड लिख रखा है 10⁻³ से भी कम है, इसका मतलब ये हो गया कि रिएक्टेंट का बहुत कम अमाउंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ है। तो Kc की हायर वैल्यू ये बताती है कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में काफी जा चुकी है, या Kc की वैल्यू ये बताती है कि रिएक्टेंट का मैक्सिमम पोर्शन प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया है। और Kc की लोअर वैल्यू ये बताती है कि रिएक्टेंट ज्यादा है, रिएक्टेंट का बहुत ही कम अमाउंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है।
तो हायर वैल्यू केसी हायर एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, लोअर वैल्यू केसी लोअर एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, यानी प्रोडक्ट बहुत कम बना है, ठीक है। और इंटरमीडिएट है कि केसी की वैल्यू 10⁻³ से ज्यादा है और केसी की वैल्यू 10⁻³ से तो कम है, केसी की वैल्यू 10⁻³ से तो कम है और 10⁻³ से ज्यादा है, यानी इंटरमीडिएट है। तो रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की सिग्निफिकेंट अमाउंट हो गए। तो हम एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन को कहां से पता कर सकते हैं? केसी की वैल्यू देखकर हम एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन को पता कर सकते हैं। आपको एक चीज ध्यान होनी चाहिए कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कभी भी ऐसा नहीं होता है कि 50% रिएक्टेंट रिएक्ट कर गया और फिर इक्विलिब्रियम आ गया। ये एक गलत, अगर आपके माइंड में, तो ये गलत कॉन्सेप्ट है। कोई रिएक्शन 10% कंप्लीट होते ही, यानी रिएक्टेंट का खाली 10% पोर्शन प्रोडक्ट में कन्वर्ट करे होते ही रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे आ सकती है। कोई ऐसी रिएक्शन हो सकती है जिसमें रिएक्टेंट 15% रिएक्ट हुआ और इक्विलिब्रियम आ गया। कोई रिएक्शन ऐसी हो सकती है जिसमें रिएक्टेंट 20% रिएक्ट कर गया और उसके बाद इक्विलिब्रियम आ गया। और कोई रिएक्शन ऐसी भी हो सकती है जिसमें रिएक्टेंट 80% रिएक्ट कर गया फिर इक्विलिब्रियम आ गया। कोई रिएक्शन ऐसी भी हो सकती है जिसमें रिएक्टेंट 95% रिएक्ट कर गया फिर इक्विलिब्रियम आ गया। तो अलग अलग रिएक्शन के लिए अलग अलग परसेंटेज पर इक्विलिब्रियम आता है। वो किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है एक तो नंबर 1 रिएक्शन की नेचर पर, टेम्परेचर पर, इस पे डिपेंड करता है बेसिकली। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी जो रिएक्शन है जो इक्विलिब्रियम पर आ रही है, उस समय उस रिएक्शन का कितना परसेंट रिएक्ट कर चुका होगा, ये हम केवल केसी की वैल्यू देख के बता सकते हैं, अदरवाइज हम डायरेक्ट नहीं बता सकते हैं। और ये भी ध्यान रखना कि कोई रिएक्शन 2% रिएक्ट हुई, किसी रिएक्शन में 2% रिएक्टेंट रिएक्ट कर गया और इक्विलिब्रियम आ गया तो आ सकता है। किसी रिएक्शन में 98% रिएक्टेंट रिएक्ट कर गया फिर इक्विलिब्रियम आया तो आ सकता है। ये वेरी करता है 1% टू 99.9% तक, ठीक है। तो इस तरह से ये हमने प्रिडिक्ट कर लिया एक्सटेंट। फिर हम आगे बढ़ते हैं बेटा, प्रिडिक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। अब क्या होता है कि केसी की वैल्यू, तो जब हम बोलते हैं कि रिएक्शन का केसी है, इसका मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल्स टू बैकवर्ड है। लेकिन जैसे हमने कोई रिएक्शन स्टार्ट किया तो मैंने क्या कहा, कोई रिएक्शन 20% रिएक्ट करने के बाद इक्विलिब्रियम पर आ रही है। सपोज करो मेरे पास एक रिएक्शन है, ये वाला एक एग्जांपल ले रहा हूं, अजम्पशन ले रहा हूं आपको समझाने के लिए। ये है, अब मैं ये बोल रहा हूं कि जब तक रिएक्टेंट 40% रिएक्ट नहीं करेगा तब तक इक्विलिब्रियम नहीं आएगा। यानी ये एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट 40% रिएक्ट करेगा और जैसे ही रिएक्शन 40% कंप्लीट होगी, यानी रिएक्टेंट का 40% रिएक्ट कर गया, इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा। तो हमने जब इनिशियली लिया तो सपोज करो 100 लिया तो ये 0 था, इक्विलिब्रियम था नहीं था। फिर 100 में से 10 रिएक्ट कर गया, 10 बन गया, इक्विलिब्रियम था नहीं था। 100 में से 20 रिएक्ट कर गया, इक्विलिब्रियम था नहीं है। 100 में से 30 रिएक्ट कर गया, इक्विलिब्रियम है नहीं है। 100 में से जैसे ही 40 रिएक्ट कर गया, ठीक है, और ये T4 पर यानी रिएक्शन यहां पर। तो अब इस केस में क्या होगा, इस केस में तो रिएक्शन ये चल रही है, इस केस में क्या होगा, रिएक्शन ये, इस केस में रिएक्शन ये, इस केस में रिएक्शन ये, और यहां दोनों एरो बराबर कर दिए। तो देखो यहां पर तो खाली फॉरवर्ड जा रही है। और देखो जब मैं, इसका मतलब क्या होता है, अगर किसी रिएक्शन पर ऐसा एरो लगा हुआ है, यानी ये वाला, तो इसका मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा फास्ट है बैकवर्ड के कंपैरिजन में। इसका ये किसको डिनोट करता है, ये डिनोट करता है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन से। और अगर अपन ने ये इस तरह से बना हुआ है, इस तरह से बना हुआ है, तो ये किसको डिनोट करेगा, ये डिनोट करता है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन कम है और बैकवर्ड ज्यादा है। बहुत बार आपने अनइक्वल एरो देखे होंगे, तो अनइक्वल एरो का मतलब आपको समझ में आ गया। तो देखो यहाँ रेट ऑफ फॉरवर्ड ज्यादा है बैकवर्ड से। अब क्या होता जा रहा है, यहाँ पर देखो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन का एरो छोटा करता जा रहा हूं, यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिक्रीज होती जा रही है, बैकवर्ड बढ़ती जा रही है। तो यहां पर क्या हो गया, तो देखो अब सिचुएशन नंबर, मैं इसको 1 बोल रहा हूं, 2 बोल रहा हूं,
3 बोल रहा हूं, 4 बोल रहा हूं। तो जो सिचुएशन नंबर 4 है वहां पर इक्विलिब्रियम आया है, जो सिचुएशन नंबर 4 है वहां पर इक्विलिब्रियम आया है। ठीक है, तो अब ये सिचुएशन नंबर 4 पर बेटा इक्विलिब्रियम आया है। ठीक है, अब बात को समझने की कोशिश करना जो मैं क्लियर कर रहा हूं कि अब है ना यहां पर 4 सिचुएशंस हैं। यहां पर कितनी सिचुएशंस है? 4 सिचुएशंस है। और यहां पर 4 सिचुएशंस है बेटा। नंबर 1 सिचुएशन ध्यान देना, नंबर 1 सिचुएशन, अब देखो 1 सिचुएशन की बात कर रहा हूं मैं। नंबर 1 मतलब ये वाला, तो नंबर 1 पर रिएक्टेंट प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट का वैल्यू कितना होगा? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो नंबर 1 पर प्रोडक्ट कितना है? 10 है, ये 90 है, और ये कुछ आंसर आ जाएगा। यहां पर नंबर 2 पर क्या है? नंबर 2 पर भी प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 20/80 और कुछ वैल्यू आ जाएगी। नंबर 3 पर भी रिएक्टेंट अपॉन प्रोडक्ट है, अपॉन प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट है, और यहां पर कितना आ जाएगा? 30/80। ठीक है, और इसी तरह से नंबर 4 यहां लिख रहा हूं बेटा मैं, नंबर 4 यहां लिख रहा हूं मैं, वहां स्पेस नहीं है इसलिए प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट है, और यहां पर कितना आ जाएगा? 40/60। ठीक है, तो अब इस केस में क्या हो गया बेटा? इस केस में फर्स्ट सेकंड थर्ड में भी तो फर्स्ट सिचुएशन पर इक्विलिब्रियम है क्या? फर्स्ट सिचुएशन पर इक्विलिब्रियम नहीं है। ठीक है, लेकिन रिएक्शन हो रही है और प्रोडक्ट भी है, रिएक्टेंट भी है। तो T1 टाइम पर जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर नहीं आई है, उस समय प्रोडक्ट का एक्टिव मास अपॉन रिएक्टेंट का एक्टिव मास, T1 टाइम पर जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर नहीं आई है, T1 टाइम पर जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर नहीं आई है, उस समय भी तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट का रेशियो है, वो कितना है? 10/90। ये जो वैल्यू आ रही है हम इसको QC बोलेंगे, KC नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो ये T1 टाइम पर वैल्यू आ गई। इसी तरह से अगर हम जब T2 टाइम की बात करें, जब हम T2 टाइम की बात करें, तो T2 टाइम पर भी जो वैल्यू है वो QC है। ये हो गया T1 टाइम पर, ये हो गया T2 टाइम पर, इसी तरह से ये हो गया T3 टाइम पर। ठीक है, तो जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर नहीं है, तो उस समय रिएक्शन में प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट के जो एक्टिव मास का जो रेशियो है, जो वैल्यू आ रही है, हम उसको रिएक्शन क्वोशिएंट कहते हैं। और लेकिन अब हम इसको भी QC बोलेंगे, पर हमने क्या बोला? ये QC, अब ये QC बराबर हो गया KC के, लेकिन यहां पर ये QC KC के बराबर नहीं है, ये QC KC के बराबर नहीं है, ये QC KC के बराबर नहीं है, क्योंकि इक्विलिब्रियम पर नहीं है। ठीक है, तो QC और QP, जब हम यहां एक्टिव मास के ये प्रोडक्ट का एक्टिव मास अपॉन रिएक्टेंट का एक्टिव मास, तो QC पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट, तो ये QP। तो आपको समझ में आ गया होगा कि QP और QC क्या है। Q का मतलब होता है क्वोशिएंट, रिएक्शन क्वोशिएंट। तो अब यहां पर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सिचुएशन पर जो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट्स का रेशियो आ रहा है, उस वैल्यू को हम QC कहेंगे, KC नहीं कहेंगे। लेकिन फोर्थ केस के अंदर क्या बोला जाएगा? फोर्थ केस के अंदर बोला जाएगा इस QC को KC, यानी प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट के इस रेशियो को KC कहा जाएगा, क्योंकि यहां पर रिएक्शन है एट इक्विलिब्रियम, या रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है। तो आपको समझ में आ गया होगा QC और KC में क्या डिफरेंस है। अब अगर हमारे पास QC की वैल्यू है, ठीक है, तो अगर हमारे पास QC की वैल्यू गिवन है, तो हम QC की वैल्यू से, अगर हमारे पास किसी भी रिएक्शन के अंदर KC और QC दोनों की वैल्यू गिवन है, तो हम बता सकते हैं रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है कि नहीं है।
अगर QC की वैल्यू जो गिवन है वो KC के बराबर है तो हम बोलेंगे कोई नेट रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल टू बैकवर्ड है। जितना रिएक्टेंट गायब हो रहा है उतना ही रिएक्टेंट बन रहा है, जितना प्रोडक्ट गायब हो रहा है उतना ही बन रहा है। लेकिन अगर आपको आ जाए QC तो कम है और KC है, तो QC कम होने का मतलब क्या हुआ? तो आप सीधा QC कम होने का मतलब क्या हो गया? QC कम होने का मतलब ये हुआ QC लेस है, मतलब प्रोडक्ट लेस है, रिएक्टेंट ज्यादा है। तो इस केस में रिएक्शन की सिचुएशन ये होगी, यानी ये तो हो गया लेफ्ट हैंड साइड और ये हो गया राइट हैंड साइड। ठीक है, QC को पहले अलग से लिख लो। QC क्या है? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट है। ठीक है, तो अगर QC कम है मतलब QC का, तो ये वाली जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन का मतलब क्या हो गया? हमारे पास इक्विलिब्रियम आने के लिए अभी टाइम है, इक्विलिब्रियम आया नहीं है, QC कम है, QC बढ़ता हुआ KC के बराबर जाएगा। ठीक है, तो QC कम है मतलब प्रोडक्ट कम है और रिएक्टेंट ज्यादा है। ठीक है, QC कम है तो प्रोडक्ट कम है और रिएक्टेंट ज्यादा है। तो सिचुएशन नंबर फर्स्ट। अब इस केस में क्या होगा? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा फास्ट चल रही है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता जाएगा? आफ्टर सम टाइम, कुछ देर के बाद ये R इक्वल्स टू प्रोडक्ट हो जाएगा और QC की वैल्यू KC के बराबर हो जाएगी, और अब नेट रिएक्शन नहीं होगी। पर रिएक्शन डायनेमिक है, तो डायनेमिक से कंफ्यूज मत करना। डायनेमिक का मतलब रिएक्शन तो हो रही है, लेकिन जितना रिएक्टेंट गायब हो रहा है उतना ही रिएक्टेंट बन रहा है, और जितना प्रोडक्ट गायब हो रहा है उतना ही बन रहा है। और इसी तरह से अगर हम दूसरी सिचुएशन ले लें बेटा कि QC ज्यादा बड़ा है KC से, QC ज्यादा बड़ा है, QC अगर ज्यादा बड़ा है KC से, तो इसका मतलब क्या हुआ? QC क्या है? ज्यादा बड़ा है, QC की वैल्यू ज्यादा है। QC की वैल्यू ज्यादा है तो मतलब प्रोडक्ट ज्यादा है, किससे? रिएक्टेंट से। तो प्रोडक्ट ज्यादा है, तो जब प्रोडक्ट ज्यादा है तो प्रोडक्ट किस में कन्वर्ट होगा? रिएक्टेंट में। और यहां पर रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट होगा? प्रोडक्ट में। ठीक है, तो प्रोडक्ट ज्यादा है तो प्रोडक्ट को रिएक्टेंट में कन्वर्ट करना है बैलेंस होने के लिए। यानी अब इस सिचुएशन में हम जो ये बैकवर्ड रिएक्शन वाला एरो है वो ज्यादा बड़ा लगाएंगे और फॉरवर्ड वाला छोटा लगाएंगे। यहाँ रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन कम है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन से, लेकिन थोड़ी देर बाद रिएक्शन अल्टीमेटली QC इक्वल टू KC को रीच करेगी। यानी QC की वैल्यू यहां पर अगर QC ज्यादा है तो QC घटकर KC के बराबर आएगा, और अगर QC कम है तो QC बढ़कर KC के बराबर आएगा। हमेशा ये वाली सिचुएशन आएगी। तो इसका मतलब QC कम है तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन फास्ट है, और अगर QC ज्यादा है मतलब प्रोडक्ट ज्यादा है, मतलब बैकवर्ड रिएक्शन फास्ट है। यूं याद रख सकते हो आप, क्योंकि किसी भी रिएक्शन के अंदर अगर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन जितना होना चाहिए इक्विलिब्रियम पर, अगर उससे ज्यादा है तो फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा होगी, और किसी भी रिएक्शन के अंदर प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पर जितना होना चाहिए अगर उससे ज्यादा है तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन ज्यादा होगी। तो हम इस तरह से QC के बारे में समझ गए हम। अब एक और चीज है जो थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड है कि एक फॉर्मूला है बेटा, डेल्टा G इक्वल्स टू डेल्टा G नॉट गिव्स फ्री एनर्जी, और ये स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी प्लस RT ln Q। Q इज द वही Q अभी मैंने बता दिया। अब ये Q क्या है? ये Q को अगर मैं QC लिखूंगा तो समझ गए, और ये QP भी हो सकता है, यानी ये एक तरह रिएक्शन क्वोशिएंट है, और रिएक्शन जब इक्विलिब्रियम पर होगी तो Q की जगह हम K लिखेंगे। अब ये तो थर्मोडायनेमिक के अंदर इक्वेशन है। और ln का मतलब क्या होता है? ln का मतलब होता है log E, और log E किसके बराबर होता है? 2.303 log बेस 10। ये तो बेटा log की प्रॉपर्टी है, ये आपको आनी चाहिए, मैथमेटिकल टूल है। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, डेल्टा G इक्वल्स टू डेल्टा G नॉट प्लस 2.303 RT log बेस 10 Q, यानी मैंने क्या किया? ln की वैल्यू रख दी। ln क्या होता है? log E, क्योंकि आपको हमेशा ध्यान होना चाहिए log दो तरह का होता है,
एक तो log E होता है जिसको हम नेचुरल log बोलते हैं, और दूसरा होता है log base 10। ये वाला ही यूज करते हैं हम हमेशा। हमेशा हम log base 10, हमारे जितने भी टेबल से हम जो भी कैलकुलेशन कर रहे हैं वो log base 10 वाली करते हैं। अब एक इक्विलिब्रियम क्या होगा, मैंने क्या बताया, इक्विलिब्रियम पर कोई भी चेंज हमेशा जीरो होता है। इक्विलिब्रियम पर कोई भी चेंज हमेशा जीरो होता है, ठीक है, क्योंकि फॉरवर्ड रिएक्शन से जितना चेंज क्रिएट होता है, बैकवर्ड रिएक्शन से वो चेंज उड़ जाता है, कैंसिल हो जाता है। यानी फॉरवर्ड रिएक्शन से अगर x किलो जूल एनर्जी रिलीज हुई तो बैकवर्ड से वापस x किलो जूल पर एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाएगी। फॉरवर्ड रिएक्शन में अगर 4 मोल 2 मोल में कन्वर्ट हुए तो बैकवर्ड रिएक्शन में 2 मोल 4 मोल में कन्वर्ट हो जाएंगे। अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली इक्विलिब्रियम पर कोई भी चेंज हो, चाहे वो डेल्टा जी हो, चाहे वो डेल्टा एच हो, चाहे वो डेल्टा एस हो, डेल्टा टी हो, जीरो, चाहे चेंज इन प्रेशर हो, चेंज इन वॉल्यूम हो, चेंज इन एक्स हो, पता नहीं क्या है, जीरो। यानी आपको कभी भी कोई भी पूछे कि इक्विलिब्रियम पर कोई भी चेंज, अगर कोई रिएक्शन कोई सिस्टम आइडियली इक्विलिब्रियम पर है तो उसके अंदर कोई भी चेंज क्या होगा, जीरो होगा, चेंज होगा ही नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम पर डेल्टा जी की वैल्यू जीरो, ये वैल्यू तो कांस्टेंट होती है, ये चेंजेबल होती है। तो अगर मैं बोलूं एट इक्विलिब्रियम तो इसकी वैल्यू जीरो रखी, जीरो इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 RT log base 10 K। अब मैंने इस Q की जगह K रख दिया। अब आप बोलोगे सर आपने यहां तो Q रखा, तो यहां जरूरी थोड़ी कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर हो, लेकिन डेल्टा जी की वैल्यू जीरो रखते हैं, यहाँ Q नहीं रखेंगे, यहाँ K रखेंगे, क्योंकि अब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे आ गई, और रिएक्शन जब इक्विलिब्रियम पे आ जाती है तो Q की वैल्यू K के बराबर हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ K लिखेंगे बेटा। अब मैं इस रिएक्शन को ऐसे लिख सकता हूं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू माइनस 2.303 RT log base 10। अगर आपको किसी इक्वेशन के अंदर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखा है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखा है, तो डेल्टा जी नॉट की वैल्यू निकाल देंगे। और हमको मालूम है डेल्टा जी नॉट की वैल्यू अगर नेगेटिव आ रही है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, डेल्टा जी नॉट की वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है। और हमेशा ध्यान रखना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए हमेशा पॉजिटिव ही आएगी, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा। तो यहां पर ये हो गया कि एक तो ये वाला फॉर्मूला और एक ये वाला फॉर्मूला। अब अच्छे से अभी एक बार जेई मेंस में एक क्वेश्चन आ गया था इस पे बेस्ड, उसने क्या किया था, क्यू की वैल्यू दे रखी थी, क्यू की वैल्यू दे रखी थी और डेल्टा जी नॉट की वैल्यू दे रखी थी, और फिर डेल्टा जी पूछ लिया। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन स्टूडेंट इसीलिए नहीं कर पाए क्योंकि उनके माइंड में ये फॉर्मूला नहीं आया। तो हमेशा जब जो बच्चे कॉम्पिटिटिव की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनको प्रिपरेशन करने का एक बहुत सिंपल सा तरीका बता रहा हूं। जब भी आप पढ़ो चैप्टर को तो रजिस्टर साथ में रखा करो, उस चैप्टर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और फॉर्मूले लिखते चलो। हर चैप्टर के करीब, चैप्टर की लेंथ पर भी डिपेंड करेगा, तो 3 से 6 पेज के बीच में एक शॉर्ट नोट्स बना लिया करो। इंपॉर्टेंट फॉर्मूले क्या है, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स क्या है और इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या है, या कोई रटने वाले पॉइंट हैं तो उनको लिख दो, भाई इसका नाम ये, इसका नाम ये, इस तरह से। तो वो शॉर्ट नोट्स आपको एग्जाम के नियर काम आएंगे रिवीजन करने के लिए। चलो हम और आगे बढ़ते हैं बेटा। अब क्या हो गया, अब हम ली-चैटले प्रिंसिपल को डिस्कस कर रहे हैं। तो ली-चैटले प्रिंसिपल हम जानते हैं बेटा। मैं ली-चैटले प्रिंसिपल का स्टेटमेंट क्या है, अ सिस्टम एट इक्विलिब्रियम इज सब्जेक्टेड टू एनी चेंज in the factor like concentration, pressure, temperature, etc. disturb the equilibrium, then the system shift in a direction in a such a way to neutralize the effect of that change. That is, equilibrium is established against under change circumstance. सुनो बेटा, देखो ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है, तो आप अगर वीडियो देख रहे हो तो पॉज करके आप अपने आप रीड कर लोगे, ठीक है। अगर मैं फास्ट रीड कर रहा हूँ या ठीक है, तो आपके हाथ में कंट्रोल आपके हाथ पे है, ठीक है। अगर आपको कभी लगे कि सर फास्ट हो गए तो आप उसको क्या करो, वीडियो को पॉज कर लो, उसकी रीडिंग कर लो, उसके नोट्स बना लो, ठीक है। कुछ बच्चे फास्ट पढ़ सकते हैं, कुछ स्लो पढ़ सकते हैं। तो वीडियो का ये बेनिफिट होता है कि आप दोनों तरह के बच्चों को मैं सेटिस्फाई कर सकता हूँ। थोड़ा मैं यहाँ फास्ट दे रहा हूँ। तो देखो अब क्या है, ली-चैटले प्रिंसिपल ये बोल रहा है कि आप है ना, कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम पर है,
तो उसके इक्विलिब्रियम पर हम अगर प्रेशर, टेम्परेचर, कंसंट्रेशन इस तरह का कोई इफेक्ट डेवलप करेंगे या चेंज करेंगे, यानी कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे टेम्परेचर बढ़ा दिया, कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर वॉल्यूम चेंज कर दिया, कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर प्रेशर बढ़ा दिया, ठीक है, कंसंट्रेशन चेंज कर दी रिएक्टेड या प्रोडक्ट की, तो ये बोल रहा है कि इक्विलिब्रियम टेम्पररी डिस्टर्ब होगा, थोड़ी सी देर के लिए डिस्टर्ब होगा, लेकिन रिएक्शन वापस अपने आप को इक्विलिब्रियम पे ले आएगी, उसका केसी वैल्यू वापस मिल जाएगा, ठीक है। कैसे देखो, तो जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि अगर केसी की वैल्यू, किसी रिएक्शन की केसी की वैल्यू 10 है तो वो 10 ही रहने वाली है, ठीक है। तो अगर ये कोई रिएक्शन है A gives B, ठीक है, और हमने यहां पर, अगर यहां पर उसकी वैल्यू 50 है और यह इसकी वैल्यू 500 है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो यहां केसी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 500 अपॉन 50 मतलब 10 आ गया। तो ये बोल रहा है इसका केसी का वैल्यू 100, इस रिएक्शन के केसी का वैल्यू 10 ही रहने वाला है, ठीक है। अगर अपन क्या करें, अगर मैंने क्या किया, इसका कंसंट्रेशन, अब इस केस में ये रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल्स टू बैकवर्ड है, मैंने पहले ही कहा कि इन दोनों का कंसंट्रेशन सेम नहीं होता है, ठीक है ना, तो लेकिन दोनों का कंसंट्रेशन होगा जरूर। तो यहाँ केसी की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ केसी की वैल्यू एक रिएक्शन के लिए अज्यूम कर लिया, थोड़ा ऊपर ले लेता हूं मैं, एक रिएक्शन ले लिया मैंने, इसका इक्विलिब्रियम पे सिचुएशन ये थी, और यहां पर जो केसी की वैल्यू थी वो B अपॉन A हो जाएगा, और B की वैल्यू कितनी है 500 और इसकी वैल्यू है ये, तो ये आ गया हमारे पास 10। अब हम क्या करें, इसी रिएक्शन के अंदर A का कंसंट्रेशन, ये तो हमने 500 ही रखा और इसका कंसंट्रेशन 70 कर दिया, कितना कर दिया, या इस तरह से कर दिया कि इसका कंसंट्रेशन बढ़ा दिया, मैंने रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ा दिया, बहुत सारा बढ़ा दिया, ठीक है। तो रिएक्शन का कंसंट्रेशन बढ़ा दिया तो फॉरवर्ड रिएक्शन बढ़ जाएगी और बैकवर्ड कम हो जाएगी, और केसी क्यूसी में कन्वर्ट हो जाएगा, और थोड़ी देर बाद वापस रिएक्शन इस तरह से सेट होगी कि वापस रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड हो जाए। मतलब अब क्या हो गया, सपोज करो यहां पर 60 हो गया तो ये 600 हो जाएगा, यानी मैंने कंसंट्रेशन बढ़ा दिया था, यहाँ 50 से 60 हो गया 500 से, यानी मैंने जो कंसंट्रेशन बढ़ा दी थी वो 110 बढ़ा दी थी, कितनी बढ़ा दी थी, यानी 50 की जगह, ठीक है। तो मैंने कंसंट्रेशन बढ़ा दी थी, कंसंट्रेशन बढ़ा दी थी तो क्या हो गया कि रिएक्शन वापस डिस्टर्ब हो गई थी, लेकिन वापस नया रेशियो बन गया, यानी मैंने क्या किया, दूसरा इक्विलिब्रियम लिया, दूसरा इक्विलिब्रियम लेकर इसके अंदर मैंने A का कंसंट्रेशन बढ़ा दिया, यानी ये 50 था, ये 500 था, और मैंने 110 इसमें ऐड कर दिया, A का 110 ऐड कर दिया, तो A का 110 ऐड कर दिया तो इसकी टोटल कंसंट्रेशन 50 प्लस 160 हो गई, कितनी हो गई, टोटल कंसंट्रेशन कितनी हो गई, यानी मैंने क्या किया, इस इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब किया, इस इक्विलिब्रियम में A और B इक्विलिब्रियम पे थे और मैंने 110 मोल्स पर लीटर A के बढ़ा दिए, ठीक है। तो क्या होगा, तो रिएक्शन तेजी से फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो गई, लेकिन ये टेम्पररी होगी, थोड़ी देर बाद क्या होगा, रिएक्शन इस तरह से सेट हो जाएगी कि इसका 60 हो जाएगा, इसका 600 हो जाएगा, और केसी की वैल्यू वापस 600 अपॉन 60 मतलब 10 आ गई, यानी रिएक्शन वापस रीच कर गई इक्विलिब्रियम को। तो रिएक्शन में क्या होगा, अगर हमने रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ाया तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन शिफ्ट हो गए, केसी की वैल्यू जो पहले 10 थी वो वापस 10 मेंटेन करेगा, ठीक है। और अगर इसी तरह से मैंने प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ा दिया तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो गए, वापस केसी की वैल्यू 10 मेंटेन हो जाएगी। तो कुल मिला के क्या हो जाएगा कि हम किसी भी रिएक्शन के इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर तो सकते हैं, लेकिन वो टेम्पररी डिस्टर्ब होगा। अगर हमने प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ा दिया तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी, फॉरवर्ड रिएक्शन फास्ट हो जाएगी, जब तक कि वापस नया इक्विलिब्रियम बन न जाए, केसी की वैल्यू वापस जो पुरानी वाली थी यानी 10 थी तो 10 ना हो जाए। इसी तरह से अगर मैंने प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ा दिया तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ाने से बैकवर्ड रिएक्शन फास्ट हो जाएगी, और बैकवर्ड रिएक्शन फास्ट होकर और रिएक्शन वापस री इक्विलिब्रियम पर आएगी और केसी की वैल्यू वापस 10 हो जाएगी। तो इस तरह से तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो फॉरवर्ड रिएक्शन बढ़ेगी, लेकिन टेम्परेरीली
परमानेंट नहीं, ठीक है, वापस रिएक्शन इक्विलिब्रियम को रीच करेगी। दूसरी पॉइंट मैं डिस्कस करूं टेम्परेचर का, जो तो इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर है। चलो इफेक्ट ऑफ प्रेशर देख लेते हैं। तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर में बहुत शानदार शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं बेटा, बहुत शानदार शॉर्ट ट्रिक, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो शॉर्ट ट्रिक ये है, एट हाई प्रेशर फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। क्या होगा? बहुत शानदार शॉर्ट ट्रिक, फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। हाई प्रेशर पर फॉर्मेशन होगा, प्लेन्स हो गया, ठीक है। और एट लो प्रेशर डिसोसिएशन टेक्स प्लेस। अब ये हमेशा ध्यान रखो कि हाई प्रेशर पर फॉर्मेशन होगा, लो प्रेशर पर डिसोसिएशन होगा। दिस स्टेटमेंट इज नॉट वैलिड फॉर दोस रिएक्शन। This is not valid for those reactions in which डेल्टा Ng 0, ठीक है, जिसमें डेल्टा Ng की वैल्यू 0 होती है, उसमें ये एप्लीकेबल नहीं होगा, यानी प्रेशर का इफेक्ट नहीं होता है उसमें। अब हमारे को तो शॉर्ट ट्रिक से मतलब है। अब जैसे मैं इस रिएक्शन को बात करूं, PCl5 गैस, PCl3 Cl2, ठीक है, तो ये रिएक्शन है। तो अगर मैं इस रिएक्शन में प्रेशर बढ़ाऊंगा, तो अगर मैं प्रेशर इंक्रीज करूंगा, ध्यान दो बेटा, प्रेशर मैंने इंक्रीज किया, प्रेशर इंक्रीज करूंगा तो क्या होगा? मोर PCl5 विल बी फॉर्म, मोर PCl5 will be form, ज्यादा PCl5 बनेगा, यानी ज्यादा PCl5 बनेगा, मतलब रेट, इसका मतलब रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन ज्यादा तेजी से बढ़ेगी। अगर मैंने प्रेशर डिक्रीज कर दिया, बेटा, तो प्रेशर डिक्रीज करूंगा तो more PCl5 will be dissociate, यानी अगर मैंने प्रेशर घटा दिया, ठीक है, तो प्रेशर घटा दूंगा तो ज्यादा से ज्यादा PCl5 टूटेगा, ठीक है। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा हो जाएगी, किससे? बैकवर्ड। कितना इजी है बेटा, ठीक है। आप क्या ध्यान रखो, आप केवल ये चीज ध्यान रखो कि अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो फॉर्मेशन होगा, प्रेशर बढ़ाएंगे तो फॉर्मेशन होगा, प्रेशर कम करेंगे तो डिसोसिएशन होगा। पर डेल्टा एन की वैल्यू 0 हो तो लिखना नो इफेक्ट, डेल्टा एन की वैल्यू 0 हो तो लिखना नो इफेक्ट, ठीक है। अब जैसे मैं ना अब मैं इस रिएक्शन की बात करूं, N2 plus thrice S2 gives 2NH3। अब मैं अगर इस रिएक्शन के अंदर प्रेशर बढ़ाऊंगा तो क्या हो जाएगा? अगर मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा तो ज्यादा से ज्यादा अमोनिया बनेगी, तो प्रेशर बढ़ाऊंगा तो ज्यादा से ज्यादा अमोनिया बनेगी, यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बढ़ेगी प्रेशर बढ़ाने से, क्योंकि प्रेशर बढ़ाने से अमोनिया का फॉर्मेशन होगा। और अगर मैंने प्रेशर कम कर दिया तो NH3 का डिसोसिएशन होगा। प्रेशर कम किया, प्रेशर डिक्रीज करूंगा तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बढ़ जाएगी, ठीक है। प्रेशर कम करूंगा तो अमोनिया का डिसोसिएशन होगा। हाई प्रेशर फॉर्मेशन, लो प्रेशर डिसोसिएशन, ठीक है। उस हिसाब से तो इस रिएक्शन में फॉरवर्ड रिएक्शन में फॉर्मेशन हो रहा है, फॉरवर्ड रिएक्शन में फॉर्मेशन हो रहा है, फॉरवर्ड रिएक्शन में फॉर्मेशन हो रहा है, तो फॉरवर्ड रिएक्शन को बढ़ाने के लिए हमको प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा। अगर हम इस रिएक्शन में प्रेशर कम करेंगे तो बैकवर्ड रिएक्शन में डिसोसिएशन हो रहा है, डिसोसिएशन फास्ट होगा। हाई प्रेशर फॉर्मेशन, लो प्रेशर डिसोसिएशन, ठीक है। अब आप देख लो, ये वाला रिएक्शन है
N2O5 तो 2NO2 प्लस हाफ O2, तो प्रेशर कम, लो प्रेशर फॉर्मेशन, लो प्रेशर डिसोसिएशन, लो प्रेशर डिसोसिएशन, लो प्रेशर डिसोसिएशन, फॉरवर्ड रिएक्शन बढ़ गई। हाई प्रेशर फॉर्मेशन, हाई प्रेशर फॉर्मेशन, हाई प्रेशर फॉर्मेशन, हाई प्रेशर बैकवर्ड रिएक्शन ज्यादा। ठीक है, इसी तरह से आप देख लो 2SO2 प्लस O2 gives 2SO3, हाई प्रेशर फॉर्मेशन, हाई प्रेशर फॉर्मेशन, हाई प्रेशर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा, लो प्रेशर डिसोसिएशन, लो प्रेशर डिसोसिएशन, लो प्रेशर डिसोसिएशन, लो प्रेशर रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन ज्यादा। तो इस तरह से अब यहां पर देखो H2 प्लस I2 और 2HI फॉर्म हो गया। अब यहां पर हाई प्रेशर नो चेंज, लो प्रेशर नो चेंज। क्यों? क्योंकि दोनों जगह डेल्टा Mg की वैल्यू कितनी है 2 - 2 0। डेल्टा Mg क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। आप कितने भी क्वेश्चन कर लो, कितने भी क्वेश्चन कर लो, कभी इस ट्रिक से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब हम बात कर रहे हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होता है? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में रिएक्शन दो तरह की होती है बेटा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में डेल्टा H की वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है, N2 गैस थ्राइस H2 गैस 2NH3, डेल्टा H की वैल्यू है -92.4 किलोजूल पर मोल। हम इस रिएक्शन को ऐसे भी लिख सकते हैं N2 प्लस थ्राइस H2 gives 2NH3 प्लस 92.4 किलोजूल पर मोल। ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया? यहां पर ये हीट रिलीज हो गई, तो इसका मतलब यहां पर ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये क्या हो गया? रिएक्टेंट। ये क्या हो गया? प्रोडक्ट। प्लस ये क्या हो गई? हीट। तो आप रिवर्स एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर आपको क्या करना है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट गिव्स प्रोडक्ट प्लस हीट, यानी आपको एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या करना है बेटा? हीट को भी प्रोडक्ट की तरह कंसीडर करना है। हीट को भी क्या करना है? प्रोडक्ट की तरह कंसीडर करना है। ठीक है, तो अब मैं अगर इस रिएक्शन के अंदर अगर मैं इस रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ा दूं, ठीक है, ये कोई सिस्टम है, ये बर्नर लग रहा है बेटा, ठीक है, और इस बर्नर से रेडिएशन निकल रहे हैं। ठीक है, अब मैं इसको हीट कर रहा हूं। ठीक है, मैं इसको हीट कर रहा हूं, तो यानी टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं, यानी हीटिंग किया मैंने। हीटिंग किया तो क्या हुआ? टेम्परेचर इंक्रीज हुआ। हीट किया तो क्या हुआ? ठीक है, हीटिंग किया तो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, तो हीट मिली। हीट क्या है? प्रोडक्ट है। तो अब यहां पर ये वाली हीट, ठीक है, ये प्रोडक्ट एब्जॉर्ब करेगा, और ये यानी इस केस में क्या हो जाएगा? हीट करते ही प्रोडक्ट बढ़ गया, और किसी भी रिएक्शन में प्रोडक्ट बढ़ता है। मैंने क्या कहा? इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है? इसका शॉर्ट ट्रिक ये है बेटा, आप एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट को प्रोडक्ट मानोगे, ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट को रिएक्टेंट मानोगे। तो हीट बढ़ा मतलब प्रोडक्ट बढ़ा मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन कम हो गई, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बढ़ गई। अब हीट टेम्परेचर इंक्रीज होते ही रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन से ज्यादा बढ़ गई रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। अब रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बढ़ते ही क्या हुआ? ठीक है, यानी Kc की वैल्यू क्या होती है? Kc क्या होता है? Kc होता है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। Kc क्या होता है? Kc होता है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ठीक है, तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा तो क्या हुआ? ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हुआ, यानी प्रोडक्ट का तो एक्टिव मास कम होने लग गया। प्रोडक्ट का तो एक्टिव मास क्या होने लग गया?
गर्म करते हीट करते ही प्रोडक्ट रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में, तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कम होने लग गया, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ने लग गया, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ने लग गया, ठीक है। तो प्रोडक्ट कम होने लग गया, रिएक्टेंट बढ़ने लग गया, तो क्या हो गया, क्या हो गया, इससे केसी वैल्यू क्या हो गई, डिक्रीज, केसी वैल्यू क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ाने से केसी की वैल्यू डिक्रीज होती है। इसका मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जो केसी की वैल्यू है, केसी की वैल्यू है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। यानी किसी भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन में, किसी भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन में अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका केसी वैल्यू चेंज हो जाएगा, केसी वैल्यू पहले की वैल्यू के कंपैरिजन में कम हो जाएगा, केसी की वैल्यू पहले के कंपैरिजन में कम हो जाएगी। समझ में आ गई मेरी बात? ठीक है बेटा। तो इसका मतलब अगर ऐसा आपको बहुत बार ऐसे क्वेश्चन दे देंगे, एक ही रिएक्शन है उसको 400 केल्विन पे किया हुआ होगा और फिर 500 केल्विन पे किया होगा। 400 केल्विन पर आपको केसी की वैल्यू गिवन होगी, फिर 500 केल्विन पर केसी की वैल्यू गिवन होगी। दोनों केसी की वैल्यू को कंपेयर करो, अगर 400 वाली केसी की वैल्यू ज्यादा है और 500 वाला केसी वाला वैल्यू कम है तो हम बोलेंगे वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। और इसका मतलब इस रिएक्शन का 400 केल्विन पर केसी की वैल्यू अगर 10 है तो 500 केल्विन पर केसी की वैल्यू 8 या 7 होगी, यानी 10 से कम होगी। अब आपको समझ में आ गया होगा कि इक्विलिब्रियम, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो एक तो केमिकल स्टोइकोमेट्री पे डिपेंड करता है, S2 plus I2 gives 2Hi और हाफ S2 plus हाफ I2 gives Hi। ये दो अलग अलग स्टोइकोमेट्री हो गई, तो इन दोनों के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अलग अलग होंगे। दूसरा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किस पे डिपेंड करता है, दूसरा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, लेकिन वो एक जैसा नहीं। एक्सोथर्मिक के लिए केसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब अगर मैं एंडोथर्मिक रिएक्शन की बात करूं, बोर्ड पे ध्यान दो बेटा, अगर मैं एंडोथर्मिक रिएक्शन की बात करूं तो एंडोथर्मिक रिएक्शन के अंदर क्या होगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन जैसे PCl5 गैस gives PCl3 गैस, ठीक, प्लस Cl2 गैस। अब इस केस में डेल्टा H की वैल्यू पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव 400 किलो जूल पर मोल। मुझे एग्जैक्ट वैल्यू याद नहीं है लेकिन मैंने अंदाज से लिख दिया, इसके नियर होती है। तो अब क्या हुआ, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में, एंडोथर्मिक रिएक्शन में जो हीट है, ठीक है, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में हमारे को हीट चाहिए। PCl5 प्लस हीट, मतलब PCl5 प्लस 400 किलो जूल के बराबर हीट, और ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, PCl3 प्लस Cl2 में, PCl3 प्लस Cl2 में। तो अब क्या हो जाएगा, अब यहां पर हमारा ये हो गया, ये हमारा हो गया प्रोडक्ट और यह हमारा हो गया रिएक्टेंट, जिसमें हीट भी रिएक्टेंट का पार्ट हो गया। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट क्या है, प्रोडक्ट नहीं है, रिएक्टेंट है। हीट क्या है, हीट इज द रिएक्टेंट, हीट इज द रिएक्टेंट। अब अपन ने वापस इसको हीट किया, हीट किया तो क्या हुआ, हीट किया तो क्या हुआ, हीट किया तो हीट रिएक्टेंट एब्जॉर्ब करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने लग गया। फॉरवर्ड रिएक्शन फास्ट हो गई, फॉरवर्ड रिएक्शन फास्ट हो गई, यानी हीट किया, टेम्परेचर बढ़ा, हीट मिली तो रिएक्टेंट धनाधन प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने लग गया, क्योंकि रिएक्टेंट हीट एब्जॉर्ब करके तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, हीट एब्जॉर्ब करके तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो अब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बढ़ गई, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बढ़ने की वजह से धनाधन प्रोडक्ट बन रहा है, तीर उल्टे चल गए, यानी प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ने लग गया, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम होने लग गया, तो प्रोडक्ट बढ़ने लग गया, रिएक्टेंट कम होने लग गया, तो केसी की वैल्यू क्या हो गई, केसी की वैल्यू बढ़ गई। इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ा, केसी की वैल्यू बढ़ गई, और ये हो गया केसी की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इसका मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए, एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए केसी की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है।
कभी भी आपको लगे कोई चीज कम समझ में आई, वीडियो को पॉज करके या रिमाइंड करके वापस देख लो, थोड़ा सा 10-15 सेकंड का, 30 सेकंड का, जितना भी समझ में नहीं आया। अब कैटलिस्ट क्या करता है? कैटलिस्ट केसी की वैल्यू को चेंज नहीं करता है, कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं करता है। तो कैटलिस्ट क्या करता है? इक्वली रेट ऑफ फॉरवर्ड और इक्वली रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बढ़ा देता है। जैसे 1 मोल N2, 3 मोल H2 और ये 2 मोल NH3 धीरे धीरे हो रहा है। अगर आपने कैटलिस्ट लगा दिया तो ये रिएक्शन फास्ट हो जाएगी, यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन को इक्वली इंक्रीज कर देता है। इसीलिए हम क्या बोलेंगे, अगर हमारे पास कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर सेटअप है, किसी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम वाला सेटअप क्लोज कंटेनर में है, हमने कैटलिस्ट डाल दिया तो क्या होगा? केसी की वैल्यू चेंज नहीं होगी, रेट ऑफ फॉरवर्ड और बैकवर्ड इक्वली इंक्रीज हो जाएगी। हाँ, लेकिन अगर हमने किसी रिवर्सिबल रिएक्शन को अभी स्टार्ट ही किया है, रिएक्टेंट लिया है, अभी रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे नहीं आई है, रिएक्टेंट स्टार्ट किया और स्टार्टिंग में ही हमने कैटलिस्ट डाल दिया, तो फायदा ये होगा कि इक्विलिब्रियम जल्दी स्टेब्लिश हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या कैटलिस्ट का कोई योगदान है, कैटलिस्ट का कोई कंट्रीब्यूशन है इक्विलिब्रियम में? तो आप बोलोगे यस है, हम इक्विलिब्रियम जल्दी अटेन करवा लेते हैं कैटलिस्ट के थ्रू, ठीक है। लेकिन कैटलिस्ट को अगर इक्विलिब्रियम पर, अगर कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है, उस समय कैटलिस्ट डाल दिया तो कोई फायदा नहीं है। इक्विलिब्रियम जमा हुआ है, बना हुआ है, लेकिन इक्विलिब्रियम को फास्ट अटेन करवाना है तो हमको क्या करना है? कैटलिस्ट डालना है। अब क्या आ जाता है फाइनल, मैं इनर्ट गैस के बारे में बात कर रहा हूं। तो इनर्ट गैस जब हम डालते हैं बेटा, तो इक्विलिब्रियम पे क्या चेंजेस आते हैं? मेरे हिसाब से मैं इसको नेक्स्ट क्लास में ले लेता हूं। नेक्स्ट क्लास में मैं ये लेके और फिर आपको कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा। और थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट।